तो स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो विराम चिन्हों की होगी, जिसमें हम लोग जानेंगे विराम चिन्हों का क्या यूज़ है और कहाँ इनको यूज़ किया जाता है, और अगर कहीं का कहीं लगा दें तो उसका मिसयूज़ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो चलिए उसी श्रृंखला में यूपीएसआई की 2025 जो भर्ती चल रही है, उसी में संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम चल रहा है। और आप लोग इस सीरीज को देखें और समझें और जानें। इसके माध्यम से आप लोगों को संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम कराया जाएगा और आप लोग अपना स्नेह बनाए रखें। और इस सीरीज की इस छठी श्रृंखला में छठा भाग में आप लोगों का स्वागत है और आप लोग आशा करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से अल्प विराम कौन सा है? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि हम लोगों को विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या यूज है इनका। तो विराम चिन्हों की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी क्योंकि किसी शब्द के बीच में कुछ ठहराव होना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर कोई भी बात आप बिना ठहराव के पढ़ते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होगा। या फिर कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं, या फिर आप जैसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो पता तो चलना चाहिए कि क्या हो रहा है किसी वाक्य में, किसी शब्द के साथ। तो उसी के हिसाब से हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ी। तो विराम चिन्हों की इन प्रश्नों के माध्यम से एक दो पार्ट होंगे और इसी श्रृंखला से आपको विराम चिन्हों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न था ये कि निम्न में से अल्प विराम कौन सा है? तो अल्प विराम होता क्या है? अल्प विराम होता है, जैसे कि नाम से ही पता चला, अल्प विराम यानी कि अल्प माने थोड़ा, विराम माने रुकना या ठहरना। तो कहीं किसी शब्द में या किसी वाक्य में थोड़ी देर की, बहुत नाम मात्र देर के लिए ठहराव हो तो उसे अल्प विराम कहते हैं। और इसका देखो यूज़ कैसे होता है। अगर इसको गलत जगह यूज़ करेंगे तो इसका अनर्थ हो जाएगा। कैसे आपको बताते हैं। देखो जैसे लिखा है, रोको मत जाने दो। अभी मैंने पूरा एक लाइन लिख दी, एक पूरा वाक्य लिख दिया, तो इसमें अब कुछ पता नहीं चल रहा है क्या वो बोलना चाह रहा है, कि रोको मत या रोको मत जाने दो क्या है। तो देखो अल्प विराम का कितना महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। देखो अगर हम रोको के पास लगा दें अल्प विराम का चिन्ह ये होता है छोटा सा, तो इसका भाव हो गया रोको, यानी कि उसको रोको, मत जाने दो, उसको रोक लो, नहीं जाने दो उसको। ठीक है। अब इसी को हटाकर यहाँ लगा दें तो इसका अब पहले वाले से अर्थ दूसरा हो जाएगा। पहले वहाँ वो रोकने की बात कर रहा था कि इसको रोक लो, मत जाने दो। अब ये कह रहा है रोको मत, इसको रोको नहीं, जाने दो। तो ये डिफरेंस है इसमें कि हमको जानना है, समझना है कि अल्प विराम कहाँ पे लगना है। और कभी कभी समान संज्ञा आ जाए, जैसे राम श्याम, और इनमें और लगने की संभावना हो, जैसे राम श्याम और रामू, दोनों खेल रहे हैं आगे वगैरह, कुछ भी शब्द जुड़ जाएं। तो अब जैसे हमने लिखा राम और श्याम, अब इसमें अगर तीसरा नाम और है, तीसरी संज्ञा और है, तो इसमें अगर और लगने की संभावना है तो डेफिनेटली यानी कि आएगा ही आएगा, राम के बाद अल्प विराम लगेगा थोड़ा ऐसा। ठीक। तो ये डिफरेंस है, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, तो इसका भली भांति हमको उपयोग आना चाहिए।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका तो उत्तर मिल गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्पविराम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये समझा देते हैं। देखो क्या है ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन बी में है, ये उपविराम है। इसका आगे उपयोग बताएंगे। और ये जो सी पे है, इसको हम आश्चर्य सूचक शब्द कहते हैं कि अचानक से कोई बात हो जाए या फिर हमको आश्चर्य का बोध हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं वाक्य के अंत में या फिर शुरू में भी। जहाँ पे आश्चर्य सूचक शब्द हो उसी के पास लगाते हैं। और ये है, ये उदाहरण चिन्ह है। उदाहरण चिन्ह कैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं, अगले प्रश्न में बताएंगे आपको। तब तक के लिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? आप लोगों ने इतनी हिंदी पढ़ी होगी तो आप लोगों को तो पता ही चला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। या फिर पूछ रहे प्रश्नवाचक अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो इसमें आप लोग बताइए क्या कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो शब्दांश के अंत में, पूरे वाक्य के अंत में, पूरी पंक्ति के अंत में जहाँ पे लगाया जाता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अगर उस पंक्ति में प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, जैसे क्या वह है, क्या वह जाएगा, तो हमने ये पूरा वाक्य लिख दिया। ठीक है, पूरी पंक्ति लिख दी। अब क्या पूछ रहा है, वो सवाल कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं और ऑप्शन में क्या लिखा है। ऑप्शन बी, इसको कोष्ठक कहते हैं। कोष्ठक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखो, ये होता है छोटा कोष्ठक, ये होता है मंझला कोष्ठक, ये होता है अपना बड़ा कोष्ठक। ठीक है, अगली कक्षाओं में इनका यूज़ समझेंगे कि छोटा कोष्ठक क्यों लगता है, मंझला कोष्ठक किस लिए लगता है और बड़ा कोष्ठक किस लिए लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इन कोष्ठकों के क्या मतलब है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ हो गया। तो ऑप्शन सी आपको उपविराम आगे बताएंगे और ऑप्शन डी ये तो पूर्ण विराम है। किसी बात या उक्ति जब पूरी खत्म हो जाती है, शब्द पूरे अपने अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं कि अब इसके बाद कोई शब्द नहीं है, तो वहाँ पूर्ण विराम होता है, यानी कि अब इसके आगे शब्द बोले नहीं जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्धविराम कौन सा है? अर्धविराम क्या होता है? अल्पविराम तो सुन लिया था, अब अर्धविराम क्या है? अल्पविराम था हमको जैसे उसके शब्द में ही लिखा था कि अल्पविराम यानी कि बहुत ही कम समय के लिए रुका जाता है शब्द को बोलते समय, जहाँ पे बहुत ही कम रुकने का हो। और अर्धविराम ये है कि जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक देर रुकने का हो और पूर्ण विराम से कुछ कम रुकना हो। ठीक है, तो उसको अर्धविराम कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी बी, ऑप्शन बी ये पूर्ण विराम है और तीसरा जो अभी बताएं प्रश्न में कि प्रश्नवाचक है और डी अल्पविराम है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो अभी बताया आपको पूर्ण विराम यानी कि वर्णों की गति या ध्वनि पूरी अपने अंतिम विराम ले ले। कोई शब्द हम बोल के खत्म कर दें, जैसे राम घर जा रहा है, जैसे कि देखो राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है। अब पूरा वाक्य हो गया, पूरी पंक्ति हमने बोल दी, तो इसके बाद है कि बस ये पूर्ण विराम लग जाएगा। तो इससे पता चलता है कि कोई भी जो बात बोली जा रही है वो पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह कहाँ लगा है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए अर्धविराम है और सी उपविराम है और ये डी जो है ये तुल्यता बोधक है, यानी कि राम या श्याम वगैरह कुछ, यानी कि तुल्यता हो कि ये नहीं तो ये सही, कोई नहीं तो कोई और सही, तो ये तुल्यता सूचक का है चिन्ह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न की आश्चर्य चिन्ह या विस्मयाद बोधक चिन्ह कौन सा है? जैसा कि नाम से ही पता चला है, आश्चर्य चिन्ह यानी कि किसी शब्द को बोलते समय हमारे मन में कोई आश्चर्य का बोध हो, विस्मय की स्थिति हो, यानी कि समझ में नहीं क्या करें, अचानक से एकदम बोलते समय कि वह घटना घट गई, इसमें बहुत से लोग जख्मी हो गए, अचानक से कुछ भी एकदम शरीर में कंपन हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाएँ, तो आश्चर्य का बोध हो। जैसे अचानक से बिजली गिरी तो एकदम डर का भाव पैदा हो जाएगा, तो हमको आश्चर्य होगा। या फिर कोई ऐसी चीज़ देख ली जिससे कि हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है, मान लीजिए, तो वही चीज़ इसमें आ जाएगी, आश्चर्य चिन्ह। तो आश्चर्य चिन्ह का विस्मयाद बोधक का चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। और ये ऑप्शन ए तुल्यता सूचक हो जाएगा, किसी की तुलना करने में ये हो जाएगा। और ऑप्शन बी ये आपको बताया था अभी कि ये मंझला कोष्ठक है और ये गहरा उदाहरण है, किसी शब्द को या कोई रचना लिखने में हम गहरा उदाहरण यूज़ करते हैं। अभी आगे बताएंगे अगले प्रश्न में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों होता है? हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है तो कहाँ होता है? तो पिछली कक्षा में हमने बताया था कि हंस पद चिन्ह कैसा होता है। हंस पद ये होता है बेसिकली ऊपर की ओर, ऐसे वी टाइप का बना होता है।
तो इससे होता है कि ये है कि आप लोग बताइए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। क्या इसका प्रयोग वाक्य पूरा करने के लिए होता है, इसका प्रयोग अर्थ स्पष्ट करने में होता है, ऑप्शन सी होगा लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए होता है, या ऑप्शन डी संकेत देने के लिए होता है, क्या होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए कोई हम शब्द लिख रहे हैं, जैसे राम जाता है, अब हमको यहाँ लिखना था घर जाता है, तो राम और जाता के बीच में यहाँ पे ये अंश पद या विराम चिन्ह का अंश पद या त्रिकोण का हम चिन्ह लगाएंगे और उसके ऊपर लिख देंगे यहाँ पे घर। ठीक, अब ये इसका सही तरीका ये है कि राम घर जाता है, वाक्य लिख गया तो जो पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अगर हंस पद लगा इसका मतलब कि लिखने में ये शब्द छूट गया है। ठीक है, तो अब संकेत दिया जा रहा है कि ये शब्द छूटा था और ये शब्द अब लिखा जा चुका है। हंस पद के आते यही समझाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से विवरण चिन्ह कौन सा है। विवरण चिन्ह कौन सा है आप लोग बताइए। ऑप्शन ए तो बताया था कि गहरा उद्धरण है, और ऑप्शन बी ये तो पूर्ण विराम का है, और ऑप्शन सी ये तो अभी बता हैं कि ये अर्ध विराम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जाम में आप लोगों को एलिमिनेशन तकनीक आनी चाहिए, जिससे कि अगर हमारा जो उत्तर अपने आप आपको आ जाएगा। अगर आप एलिमिनेशन सीखे, एलिमिनेशन कब सीखोगे, जब शब्दों को या चैप्टर को या नियमों को अच्छी तरीके से पढ़ोगे, तब समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, कि कौन सा ये हो ही नहीं सकता है और कौन होना चाहिए, तो उसको देखना थोड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से दोहरा उदाहरण कौन सा है। अब दोहरा उदाहरण कौन सा है, देखो एक गहरा उदाहरण तो बताया था कि कोई रचना लिखी, जैसे हमने लिख दिया कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता कुकुरमुत्ता रचना है मान लीजिए। ठीक है, और हमको लिखना है इनका रचनाकार कौन है, तो सबसे पहले ये कुकुरमुत्ता क्या है, कुकुरमुत्ता, तो इसके आगे ये गहरा उदाहरण लग जाएगा। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसी के बारे में बात हो रही है, कुकुरमुत्ता की, कुकुरमुत्ता ये रचना है। ठीक है, अब ये तो नहीं होगा, दोहरा उदाहरण तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उदाहरण एक नहीं लगेगा, दो उदाहरण लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी, ये देखो ऑप्शन बी ये पुनरुक्ति के लिए है। मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि राम घर जा रहा है, अब उसके बाद लिखना है हमको, उसके बाद यहाँ फिर राम से शुरू करना है, तो यहाँ भी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ भी सेंटेंस हो वो लिख देंगे, या फिर लिख रहा है राम घर 2 बजे जाएगा या वगैरह वगैरह। तो जिन शब्दों को लगे कि ये दोबारा ही लिखे जाते हैं, उनके नीचे ऐसे 2 पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे पता चलता है कि इन शब्दों का दोहराव हो रहा है। ठीक है, तो हमको वो शब्द वैसा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे पता चलता है कि ये शब्द दोहराव हो रहे हैं तो हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी क्या था, ये तो आश्चर्य सूचक था, अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा है। ठीक है, तो किसी की उक्ति या बात को ठीक वैसा ही लिखने के लिए इन दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से लागू चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह कौन सा है। अभी लागू चिन्ह या संक्षेप लागू चिन्ह अगर एग्जाम में देगा तो ये थोड़ा क्लिष्ट ये शब्द है, नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग इंग्लिश में भी दिया रहता है, लेकिन हिंदी का अगर पेपर होगा तो उसमें तो इंग्लिश में नहीं दिया रहेगा। तो आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िए। लाघव, ये लाघव में ये वाह आ रहा है, देखो, तो इससे पता चल जाएगा कि हमको लागू करना है, यानी कि उसको संक्षेप में लिखना है। और संक्षेप में क्या गया है तो पता ही चल जाएगा कि संक्षेप सूचक चिन्ह की बात कर रहा है। संक्षेप सूचक चिन्ह क्या होता है कि किसी बड़े नाम को हमको, किसी महत्वपूर्ण पद को हमको संक्षेप में लिखने के लिए, जैसे हम लोग लिख देते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर पूरा ऐसे लिखा जाता है डॉक्टर। ठीक है, तो इतना शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल इतना लिख देंगे, डा बना के, और ये यहाँ पे सर्कल बना देंगे छोटा, तो ये संक्षेप सूचक हो जाएगा। इससे हमको पता चल जाएगा कि ये संक्षेप सूचक चिन्ह है, पूरा हमको नहीं लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हमको इंजीनियर लिखना है, ठीक है, तो इंजीनियर लिख के इंजी करके अब यहाँ पे सर्कल बना देंगे संक्षेप सूचक का। ठीक है, तो ये पूरा शब्द नहीं लिखना पड़ेगा हमको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुल्यता सूचक विराम चिन्ह कौन सा है। तुल्यता सूचक विराम चिन्ह कौन सा है, जिन शब्दों की तुलना की जाए, 2 शब्दों की या फिर वाक्यों की तुलना की जाए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज इतने ही प्रश्न थे, और आप लोगों को कैसी लग रही है सीरीज, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और हमारा प्रयास यही है कि कम प्रश्नों में आपको अच्छा कंटेंट मिले और आप लोग हिंदी समझें, रटें नहीं, क्योंकि रटेंगे तो थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे, समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा, कहीं भी क्लिक हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ फिट करके जाएंगे माइंड में, कुछ लिख के तो लेने जाएंगे, तो इसलिए समझना जरूरी ध्यान से। और कोई सुझाव हो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आप कमेंट करने से ये होता है कि हम लोग आपस में जुड़ पाते हैं, समझ पाते हैं दूसरे को, कि हाँ आपकी बात कोई भी समझे, हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने तो बता दिया, आप भी कुछ बताइए। तो वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताइए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं विराम चिन्ह की अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, सब लोग को खुश रहें, धन्यवाद।